अस्तित्व रखने का अर्थ है परिवर्तित होना, परिवर्तन का अर्थ है परिपक्व होना, परिपक्व होने का अर्थ है अपने आप को अनंत रूप से बनाते रहना। रतन टाटा ने क्यों शादी नहीं की? रतन टाटा की लव स्टोरी, वे जब लॉस एंजल्स में थे तब वहां पर उन्होंने एक लड़की से प्रेम किया। टाटा के परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया था, तब उन्हें भारत आना था, परंतु उस लड़की के माता पिता ने उसे टाटा के साथ आने से मना कर दिया। इसके बाद रतन टाटा भारत आ गए और पीछे से उस लड़की की शादी हो गई। रतन ने उस लड़की को वचन दिया था कि वे केवल उसी से शादी करेंगे। उन्होंने उस वचन को निभाया और जिंदगी में कभी शादी नहीं की तो देखा दोस्तों ऐसे थे हमारे रतन टाटा। आज हमें उनके जीवन से ऐसी सारी बातें सीखेंगे, इससे हमें अपने जीवन में जीने की कला मिले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऑनसम जीत फिक्स स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मोटिवेशन स्टोरी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं। रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों का एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में। उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, इसलिए हर कोई उनके जीवन से जुड़ी कहानी को अपने शब्दों में सबके सामने उतारना चाहता है। वो इसके जरिए ये बताना चाहता है कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल व्यक्ति बने, कहां हुआ उनका जन्म, कहां से शिक्षा और कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल की। ऐसा क्या है कि आज लोग उनके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं? ऊंचाइयों को छूने वाला व्यक्ति रतन टाटा आखिर कैसे हुआ लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध? रतन टाटा के जीवन के कुछ ऐसे ही पहलुओं पर आज हम नजर डालेंगे। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा देश के प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिनको नवजबाई टाटा ने गोद लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नवजबाई टाटा के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई, इसलिए उन्होंने इन्हें गोद लिया। जब रतन टाटा 10 साल के और उनके छोटे भाई जिमी टाटा 7 साल के थे तो उनके माता पिता 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण दोनों भाइयों को भी अलग होना पड़ा। लेकिन उनकी दादी नवजबाई ने दोनों पोतों का पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अनुशासन को लेकर जितनी सख्त थी उतनी ही नरम थी। आपको बता दें कि रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। बचपन से ही इन्हें पियानो सीखने का और क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। रतन टाटा की शिक्षा। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। रतन टाटा के करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जोन्स एंड एमोन्स में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने IBM के साथ काम किया, लेकिन JRD टाटा को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप से साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही उनके करियर की असली नींव रखी गई। 1961 में उन्होंने टाटा के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की ओर कंपनियों के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में उन्हें टाटा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% था और घटा 40% था। कुछ साल बाद रतन टाटा ने कंपनी को काफी मुनाफा पहुंचाया। इसके कुछ समय बाद उन्हें 1991 में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया गया। रतन टाटा के इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई हो, ऐसा लग रहा था। आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। उनके कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया, जिसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की, जिसका नाम था टाटा इंडिका। इसके बाद टाटा ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर
और टाटा स्टील ने कोर्स को तैयार किया, जिसके बाद भारतीय उद्योग की लिस्ट में टाटा का नाम दर्ज हो गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी टाटा नैनो भी रतन टाटा की सोच का एक हिस्सा है, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो कभी भी झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ काम करना जानते हैं। उसे किस तरह से अपने व्यवसाय में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमेशा से ही उनकी सोच यही रही है। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए, जिसके बाद उनकी ये जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दी गई। लेकिन रतन टाटा ने इस जगह को देने से पहले उनके सामने अपनी बात रखी, जिसके मुताबिक उन्हें 1 साल तक रतन टाटा के साथ काम करने को कहा गया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री पलौंजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं, जो शपूरजी पलौंजी के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में लंदन बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की है। वो टाटा समूह के साथ 2006 से काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब वो इस दिशा में ही आगे काम करते रहेंगे। हालांकि इस समय वो टाटा से रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी को कामकाज में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जोमी में भी इन्वेस्ट। रतन टाटा भले ही टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए हैं, लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्टों के चेयरमैन अभी भी वो बने रहेंगे। रतन टाटा ने भारत के अलावा कई देशों के संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री की व्यापार उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के सदस्य भी हैं। रतन टाटा के रोचक तथ्य। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ आप पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज शामिल हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा को पालतू जानवर रखना काफी पसंद है, इसलिए उन्होंने अपना मुंबई वाला बंगाला, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, वो पालतू कुत्तों की देखभाल के लिए दिया हुआ है। साथ ही उन्हें प्लेन उड़ाने का भी काफी शौक है, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा का काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी उनके साथ काम करना काफी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है, टाटा में काम करना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए, और आपको बता दें कि इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। इसलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू करीबन 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सब का इलाज टाटा ने ही कराया था। 26/11 के हमले में होटल के आसपास जो लोग भी दुकान या ठेला लगाते थे, उनकी मदद के लिए भी टाटा ग्रुप आगे आया था और उन्होंने उनको मुआवजे के तौर पर मदद की थी। 26/11 आतंकवादी हमला शायद ही मुंबई वासी भूल पाए, खासकर वो लोग जो इसमें बंदी बने। इनमें ताज होटल का स्टाफ भी शामिल था, इसलिए जितने भी दिन होटल बंद रहा, उतने दिन का वेतन टाटा की ओर से कर्मचारियों को दिया गया। रतन टाटा की कुल संपत्ति, अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें, तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $117 बिलियन यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। रतन टाटा को मिला सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया। यह सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इसके अलावा उनको और कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।